guys, last day for this conference. So before we start off, just I like to first of all thank all the speakers to come here and join us with the entire sales team for the Mr. Vikas. Good morning. I will start from little sales approaches. I believe there's a lot of, I will structure what everyone has talked. There are different types of sales approaches to discuss and to listen. There is one approach where we call it, the first one is instant buddy. ये एक ऐसा सेल्स अप्रोच है जहाँ पे सेल्समैन बड़ा ना मिलनसार आदमी होता है। वो एकदम झट से दोस्त बना लेता है सब। मतलब वो गुस्सा और थोड़ा सा ना वो एक चरिस्मेटिक पर्सनालिटी है। आते ही वो सब हाँ हंसने लगते हैं, बात करने लगते हैं। सो कुछ लोगों में ये नेचुरल होता है, कुछ लोगों को ये क्रिएट करना पड़ता है। बट व्हेन यू आर क्रिएटिंग इट, you need to be very genuine about it. You cannot fake it. So how you have to make it genuine by showing your genuine concern with the products you are selling, with the to whom you are selling. For example, ये बहुत सारा कुछ होता है रिटेल सेल्स, जो B2B में कम होता है क्योंकि वहाँ सारे प्रोफेशनल्स हैं। रिटेल सेल्स में कई बार कैसे होता है या ड्यूरेबल्स में कैसे होता है, सपोज somebody is selling a product for the small babies, infants, like डाइपर बेच रहे हैं या कुछ बेच रहे हैं। सो वो जनरली जब तक बात नहीं करेगा या जब वो मीटिंग्स के लिए जा रहा है तो उसको उस बच्चे के लिए एक बार उसे कुछ चीकू करना पड़ेगा, उसे छोटा सा उसके लिए गिफ्ट देना पड़ेगा। या आप जाते हो किसी के लिए, जैसे अभी आपको उन्होंने बताया कि उनके घर चले गए, अभी आप उनके घर गए तो आप दिवाली का गिफ्ट उनके लिए लेके जा रहे हो, लेकिन अगर उसके बच्चे के लिए आप एक चॉकलेट लेके जाओगे ना, इट विल मेक एन इम्पैक्ट। तो इंस्टेंट बड़ी, so but you should always make sure that you are genuine with it, because people will buy from those they love, they like. So ये likingness create कर रहे हो। The second one comes to, we call it a guru. Guru as a word explains, जो गुरु ही रहेगा, वो salesman नहीं है, वो इतना knowledgeable आदमी है, whether it is a product knowledge, whether it is a industry knowledge, whether it is a competition knowledge, whether it is a political knowledge, whether it is an economic knowledge, whether it is a global knowledge। हम कहते हैं क्रूड ऑयल बढ़ गया, रिसेशन आ गया, प्राइस बढ़ रहा है, अच्छा वहाँ IPL शुरू हो गया, उस आदमी को सब कुछ मालूम है। और ये बड़ा डिफिकल्ट जॉब तो नहीं बोलूँगा, बट ये बड़ा टाइम कंज्यूमिंग जॉब है, बिकॉज यू हैव टू कीप योर स्किल्स अब्रेस्ट। चाहे वो आपका प्रोडक्ट नॉलेज होगा, चाहे वो आपके प्रोडक्ट प्रोसेसिंग होगी। आप कहते हो मैं अपना टॉप का सेल्समैन, बट उसे ये नहीं पता है कि आप उसे डिलीवर कैसे करोगे। ये एक बहुत बड़ा एग्जांपल है ICICI लोम्बार्ड इंश्योरेंस, सबसे सस्ते हैं बाजार में इंश्योरेंस बेचने के लिए, वो 1 मिनट में बेच भी देते हैं। लेकिन आज उनसे आप कटवाओगे ना, पॉलिसी 3 दिन बाद मिलेगी, 3 दिन बाद मिलेगी। क्यों? क्योंकि उनके सिस्टम बड़े स्लो हैं, और ये बाकी लोगों ने कैश किए। जो आइडिया बीइंग गुरु इज, आपको बहुत इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, इधर बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी रोज किताबें पढ़नी पड़ेगी, बड़ा इंडस्ट्री में जो हो रहा है रोज अखबार पढ़ना पड़ेगा, कंपटीशन क्या कर रहा है, मेरी कंपनी क्या कर रही है, मेरे प्रोडक्ट की डेवलपमेंट कहाँ तक हो रही है, नए प्रोडक्ट्स क्या लॉन्च कर सकते हैं हम, ये सब कुछ आपको बताना पड़ेगा। तो आदमी उसके बाद जाता है, कहता है यार ये बहुत गुरु आदमी है, इसे सब मालूम है, तो मैं तो इसी से खरीदूंगा, क्योंकि मैंने जब भी क्वेश्चन किया इसके पास एक इंस्टेंट आंसर है। जैसे हम अभी तक प्रिपेयर्डनेस की बात कर रहे थे, या प्रोडक्ट नॉलेज की बात कर रहे थे, या कॉम्पिटिशन की बात कर रहे थे। इन दोनों टेक्निक्स में एक डिफरेंस है। एक बड़ी वेल बीइंग सा इंस्टेंट बड़ी, एक दोस्त हो गया, गुरु हो गया, बड़ी एक्सट्रीम लगता है, एक इधर है और एक इधर है। सो अगर हम इन दूसरों को कंबाइन कर दें तो क्या बन के निकलेगा? सुपरमैन नहीं निकलेगा वो निकलेगा कंसल्टेंट। कंसल्टेंट क्या करता है? गाइडेंस देता है, आपसे सारी इंफॉर्मेशन लेगा, आपको गाइडेंस देगा, सब कुछ करेगा। इसमें देयर इज अ बैलेंस बिटवीन एन इमोशनल अप्रोच एंड योर लॉजिकल थिंकिंग। इमोशनल अप्रोच ऊपर वाली होगी कि मेरे को कितना फ्रेंडली होना है, मेरे को होना भी है नहीं होना, या उसके लेवल ऑफ इंटीमेसी क्या है, क्योंकि आप हर किसी से इतना फ्रेंडली नहीं हो सकते। बिकॉज आई बीइंग अ सेल्स एग्जीक्यूटिव, मे बी यू आर मीटिंग अ जनरल मैनेजर, वो आपसे हो सकता है इतना ज्यादा फ्रेंडली नहीं हो सकता। बट व्हेन यू आर गोइंग टू अ कंपनी,
जो आपके लेवल की है या जहाँ पे यंग लोग दिख जाते हैं तो आप बड़े इजीली कनेक्ट कर लेते हो, बट सीनियर लेवल से कैसे कनेक्ट करोगे? और उनको गुरु भी पसंद नहीं। जो जितना ऊंचे लेवल वाले लोग होते हैं ना उनमें बहुत ईगो होती है। जनरल मैनेजर, वाइस प्रेसिडेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एमडी, सीएमडी, उनमें बहुत ईगोज होती है कि मेरी नॉलेज जो है वो बहुत अच्छी है, मैं 25 साल से इंडस्ट्री में, 20 साल से इंडस्ट्री में। तो उनको कंसल्टेंट अप्रोच चाहिए जहाँ पे आप एक रीजनेबली फ्रेंडशिप डाल रहे हैं और आप जो गुरु वाली नॉलेज है वो कंसल्टेंट की तरह। द फोर्थ वन इज नेटवर्कर, रिलेशनशिप। ये सब क्या करते हैं नेटवर्क से? नेटवर्क से क्या होता है, जब भी आप अपना नेटवर्क बनाते हो तो आपके पास कभी भी ना लीड्स की कमी नहीं होती। लीड्स की कभी कमी नहीं होती। जिस मर्जी बिजनेस में चले जाओ, वेदर इंश्योरेंस या अपने बिजनेस में चले जाओ, अभी अपने आपको तो आपको रेफरेंस मिलते हैं। ये रेफरेंस नेटवर्किंग से आता है। अब वो नेटवर्किंग में आपको रेफरेंस मिल रहे हैं। नेटवर्किंग इट इज एवरी लेवल। आप एग्जीक्यूटिव से भी नेटवर्किंग करते हो, मैनेजर से भी करते हो, ऑपरेशनल लोगों से भी नेटवर्किंग करते हो। ऑपरेशनल लोग जो होते हैं ना वो बड़े ट्रू टू हार्ट होते हैं। वो आपसे कभी मैनिपुलेट करके नहीं बोलेंगे। सेल्स वाला हमेशा मैनिपुलेट करेगा बिकॉज ये द मोटिव बिहाइंड। ऑपरेशंस वाले लोग, सर्विसेज वाले लोग ये मैनिपुलेट नहीं करेंगे, ये आपको सच बता देते। तो उनसे आपने जब नेटवर्किंग करी या वो कहीं नौकरी छोड़ के गए तो वो आपको जरूर याद रखते हैं। क्यों? बिकॉज यू आर इंस्टेंट बडी है, तो नेटवर्किंग हो गई। इट्स अ बिग नेटवर्क। नाउ इससे क्या फायदा हुआ? लीड्स कीप ऑन ड्रॉपिंग, आज आई, दूसरी आई और आपके कस्टमर्स बनते चले। यू शुड ओनली कैटेगराइज ऑल दीज फोर, although there is one more last but never use it, जिसकी हमने बात की थी कि don't hurt your customers, it's called a hardcore selling। वो क्या होता है? नेगेटिव सेलिंग। और तीसरा क्या होता है? मैनिपुलेटिव। I am saying this is a hard selling। ये जो टेक्निक है ना, आई एम नॉट राइटिंग क्योंकि रजिस्टर में आ गया हार्ड सेलिंग, ये नेगेटिव टेक्निक है। तो दीज आर द 5 टेक्निक। आपने जितना भी आप कहीं ना कहीं इसको अपने आप को कैटेगराइज कर सकते हो। एंड देयर इज नो वन लाइन और वन सिचुएशन सोल्यूशन। एवरी ह्यूमन बीइंग इज अ डिफरेंट, वो डिफरेंट तरीके से बात करेगा, डिफरेंट तरीके से चीजें होंगी। तो उसको कहाँ पे कौन सी अप्रोच करना है, आपको कौन सा अपना स्किल बेस्ट फुट फॉरवर्ड करना है कि हाँ ये मेरे को इससे रिलेशनशिप बनाने या मेरे को यहाँ कंसल्टेंट बन के काम करना चाहिए या मेरे को गुरु बन के काम करना चाहिए। ऑल द नॉलेज रिमेन द सेम। एक और सेल्स अप्रोच होती है, लोग आते हैं, सर मैं ना गुजर रहा था, मैंने सोचा यहाँ आपसे मिलता चलूं। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है सर मैं तो खाली था, मुझे लगा आप भी खाली होगे तो मैं आ गया। सो ये सेल्स अप्रोचेज हैं जो हमें नहीं करनी। उसको मैं बोलता हूँ सॉरी टू डिस्टर्ब यू, मैं यहाँ से निकल रहा था, मेरा एरिया यही था, मैं सोचा कि आपसे मिलने तो आप बिजी होंगे, बट इफ यू गिव मी 5 मिनट आई कैन शेयर विद यू समथिंग। These are the words. Now you are turning the situation from negative to positive. कई बार सर्विस इशू होते हैं तो लोग जानबूझ के जाते हैं कि मैं स्पेशली इसी वजह से आया हूँ और मैंने ट्राई किया आपके ऑफिस में, आप थे नहीं, बट आई हैव सीन योर कार, इसलिए मैं एंटर आ गया। आई विल टेक योर 5 मिनट्स कि उस दिन ऐसे 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 सर्विस फेलियर हुआ था। उसके बाद कुछ नहीं बोलना, जरूरी नहीं है माफी मांगनी, एक्नॉलेजमेंट करना और आपकी शक्ल दिखाना ही एट टाइम्स इट अनफ कि हाँ हम एक्नॉलेज कर रहे हैं कि ये गड़बड़, अपनी शक्ल दिखाना। जनरली लोग कह रहे हैं फोन ही उठाने बंद कर दिए। दूसरा नेगेटिव, फोन ही नहीं उठाया। इसमें कई बार कस्टमर भी गलत होता है, लेकिन वो बड़ा चढ़ा के कैसे बोलता है, वो कहता है जी मैंने आपको 10 फोन किया, आपने मेरा फोन नहीं लिया। अच्छा 10 फोन किए? हाँ कब? 11:15 से 11 बजे के बीच में। अरे 15 मिनट में 10 फोन कर दिए। मैं कहीं अगर बैठा हूँ या मैं कुछ कर रहा हूँ तो मेरे को आधा घंटा लगेगा बाहर निकल के आपको कॉल करने में। लेकिन उसने क्या स्टेटमेंट, उसने आपको टाइम नहीं बताया, उसने कहा मैंने 10 फोन कर दिया। सो दीज आर सम नेगेटिव एंड पॉजिटिव एंड दीज आर द सेल्स अप्रोचेस वेयर यू शुड कैटेगराइज कि कस्टमर कैसा है और मेरे को उसके कैसे पिच करना है। नाउ व्हेन वी आई विल कम बैक ऑल दीज क्वेश्चंस। ऑब्जेक्शंस, सबसे ये जो ऑब्जेक्शंस है ना, ये बड़ा वैक्यूम वाला वर्ड है। पहले सबसे पहली बात, ये जो ऑब्जेक्शंस है, पहला ऑब्जेक्शन है प्राइस इज टू हाई। सबने यही बोला है कि ये क्यों है, ये होना ही नहीं चाहिए या ये अपने मालूम नहीं या कंपटीशन नहीं मालूम। सबसे पहली बात, ये जो प्राइस इज टू हाई है, ये कब क्वेश्चन रेज हुआ? पहली मीटिंग में ही हो गया, या जाते ही हो गया, या जब आपकी सेल्स क्लोज हो रही है तब हो रहे, या बीच में किसी ने पूछ लिया, या हम दोनों की नेगोशिएशन चल रही है, पीछे से कोई थर्ड आदमी आ गया, इनका पार्टनर है, आते ही अरे तो मैनेजमेंट, और या वो कहीं और जा रहे हैं, उनको कुछ और काम है, वो बोल के उठ गया प्राइस थोड़ा महंगा, अच्छा फिर बात करो। तो ये जो क्वेश्चन है, ये कब रेज कब हुआ है, कौन से पॉइंट पे, कौन सी स्टेज पे ये रेज हुआ है? अगर ये नेगोशिएशन की सर्विसेज की 2 घंटे की प्रेजेंटेशन के बाद रेज हुआ है तो इस क्वेश्चन का कोई मीनिंग नहीं है। वो सिर्फ आपसे प्राइस तोड़वा, क्यों? उसका टाइम बहुत वैल्यूबल है।
तो उसने आपको अपने पास 1 बार बुलाया, 2 बार बुलाया, 3 बार बुलाया और उसने सारी सर्विसेज ले ली, बिजनेस भी देने के लिए तैयार है, सब भी देने के लिए तैयार है, कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करने के लिए तैयार है, टेबल पे निकला हुआ है, उस वक्त अगर प्राइस नेगोशिएट कर रहे हैं और अगर हम प्राइस लो कर रहे हैं, इसका मतलब कि हम गलत कर रहे हैं। वो सिर्फ प्राइस तुलवा रहा है, सेल्स इज ऑलरेडी बीइंग डन इन हिज माइंड। अगर ये क्वेश्चन पहली मीटिंग में आ जाता है तो इट मींस ही इज नॉट अ क्वालिफाइंग द प्रोस्पेक्ट, जिस पे हमने कल बात किया, यानी हमने अपने उसको गलत बकेट में ले आए हैं। ही इज नॉट माई ए एंड बी कस्टमर। हमारे 3 फंडामेंटल क्या थे क्वालिफाइंग द प्रोस्पेक्ट? नीड एंड डिजायर, तो फाइनेंशियल है ही इसमें, है ही नहीं। कंपटीशन इज ऑफरिंग एट सेम प्राइस, ये डिपेंड करता है कि मैं सेल क्या कर रहा हूँ। जिस कंपटीशन में वो मुझे खड़ा कर रहा है, क्या मैं उस कंपटीशन में खड़ा हो रहा हूँ? वो अपने हिसाब से उसने एक मैट्रिक्स बना लिया कि आपको जी मैंने ब्लू डार्ट की कैटेगरी में डाल दिया। आप सब अपने आप को प्रीमियम बोलते हो ना, प्रीमियम तो ब्लू डार्ट ही है, मैंने ब्लू डार्ट की कैटेगरी में डाल दिया। लेकिन अभी हमारा क्या है, हमारा प्रोडक्ट कंपटीशन वाला है ही नहीं, तो मैं क्यों डालूं? आप मेरे को क्यों डाल रहे हो? अगर आप देखोगे जो रिटेल सेल्स होती है, ट्रांजैक्शनल सेलिंग जिसको बोलते हैं, वहाँ पे क्या है, मॉल में गए, माल लगा हुआ है, वहाँ पे लोग कहते हैं कि सबसे सस्ता चैलेंज, बिग बाजार सबसे सस्ता चैलेंज। वो सबसे सस्ता चैलेंज क्या है? 50 रुपये 85 पैसे का मार्केट में मिलता है, 50 रुपये 80 पैसे का दे रहा हूँ। तो क्या ये रियल डिफरेंस है? नहीं है। वो हमने रियल डिफरेंस अंडरस्टैंड ही नहीं किया कि वो हमें क्यों कर रहा है। या तो वो उसको उसकी मैट्रिक्स गलत है, या उसके पैरामीटर्स अलग है, या उसे मेरा प्रोडक्ट समझ नहीं आया, या मैं उसे समझा नहीं पाया। सो व्हेन कंपटीशन इज ऑफरिंग एट द सेम प्राइस, अगर मैं यूनिक प्रोडक्ट बेच रहा हूँ तो देयर इज नो कंपटीशन। मेरा प्रोडक्ट है, आज की डेट में हम कहते हैं हमारा प्रोडक्ट यूनिक है, ठीक है, और ज्यादा प्राइस, कंपटीशन इज ऑफरिंग मोर प्राइस, मैं कहता हूँ मैं ज्यादा प्राइस लेता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं सर्विस देता हूँ, क्वालिफाइंग द प्रोस्पेक्ट। उनकी जरूरत ही नहीं थी, हम जबरदस्ती से बेचने में लगे हुए हैं। सेम थिंग, सो वी विल थिंक अबाउट इट इज अगेन, वो कौन से टाइप में रेज किया क्वेश्चन। सो दिस इज द क्वेश्चन, मे बी वो हमारा कस्टमर ही नहीं था जो ये बात बोल रहे हैं, मैं जबरदस्ती अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। आई एम नॉट फोकसिंग ऑन माई की कस्टमर्स, आई एम फोकसिंग ऑन समथिंग एल्स। डोंट कॉल मी, वी विल गेट बैक टू यू, ही इज हेल्पिंग यू, योर टाइम इज प्रीशियस, प्लीज इन्वेस्ट समवेयर एल्स। दिन में 10,000 बार फोन आते हैं, इंश्योरेंस ले लो, रेस कार हेल्पलाइन, क्रॉस रोड, बैंक से बोल रहे हैं, लोन की रिक्वायरमेंट है, वो क्या है? ये जबरदस्ती। आप क्या कहते हो, मेरे को मत, मेरे को जरूरत नहीं है। क्यों? आप अपने 2 साल 3 साल में एक इन्वेस्टमेंट करते हैं और मैसेज आ जाते हैं 10 प्रॉपर्टी के, रोज मैसेज आते हैं 15-20 डू नॉट डिस्टर्ब लगाने के बाद भी फोन आते रहते हैं। वो क्या है? वो सब वो यही है। ये इतनी सारी, अगर आप प्रॉपर्टी रोज इतनी एक फ्लैट खरीदने लग जाए तो नौकरी करने की जरूरत पड़ेगी, इतना पैसा होगा। तो ये वो वाली चीज है, वो कस्टमर है भी या नहीं है, वो क्वालिफाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसकी जरूरत है या नहीं है। हमें वही वापस जो कल वाले क्वेश्चन थे उनके ऊपर इसको दोबारा से इसको प्रोस्पेक्ट को वैलिडेट करना पड़ेगा। थैंक यू निशित, थैंक यू गाइस फॉर लिसनिंग अस।